हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए बिजनेस सेक्रेटरी फ्रेमवर्क के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। इससे पहले भी मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड का शेयर भी कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू हुआ 15 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872, 1 अक्टूबर 1872, 15 अक्टूबर 1872। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भारतीय अनुबंध अधिनियम है वो कब लागू हुआ था, या कब से जो है, एक होता है कि पारित हो जाता है और एक होना लागू होना। तो कब से लागू हुआ था? तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपका, वो जो लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 को, यानी 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ था। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, ये कब पारित हुआ था? तो आप लोग ने अगर सारी वीडियोस मेरी देखी हैं तो आपको पता होगा कि कब पारित हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये कब पारित हुआ था, कब पास किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू द। भारतीय अनुबंध अधिनियम किस पर लागू होता है? जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत, जम्मू और कश्मीर सहित संपूर्ण भारत, या फिर केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित राज्य में से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो एक्ट है ये किस पर अप्लाई होता है, किस पर लागू होता है। वैसे तुमको पता ही है कि हमारा पूरा इंडिया एक ही है, लेकिन पहले जब तक धारा 370 नहीं हटी थी तो कुछ ऐसे अधिनियम थे जो डायरेक्टली जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। लेकिन अब अगर हम बात करें भारतीय अनुबंध अधिनियम की, तो ये संपूर्ण भारत पर लागू होता है। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बिटवीन एट लीस्ट। एक समझौते से कम के बीच पारस्परिक वादे शामिल होते हैं, या इसको समझौते की जगह ठहराव भी कह सकते हैं। आपके क्वेश्चन में ठहराव या समझौता कुछ भी लिखा हो सकता है। तो एग्रीमेंट जो होता है उसका मीनिंग समझौता भी होता है और ठहराव भी होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो एक ठहराव या फिर जो समझौता किया जा रहा है उसमें कम से कम आपस में कितने पक्षकार होते हैं। तो आपको पता ही होगा कि कोई भी समझौता, कोई भी एग्रीमेंट करने के लिए आपके पास कम से कम मिनिमम 2 पक्षकार तो होने ही चाहिए। जब तक 2 पार्टीज नहीं होंगी तब तक एक प्रपोजल रखेगा, दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा, तब वो प्रॉमिस बनेगा। उसके बाद वही जो सेट ऑफ प्रॉमिसेस होते हैं जो कि इन्फोर्सेबल होते हैं वो क्या बन जाते हैं, एग्रीमेंट बन जाते हैं। वही एग्रीमेंट क्या होगा, अगर लॉफुल है, उसका सही पर्पस है, सही कंसिडरेशन है दोनों के लिए, तो क्या बन जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर कम से कम मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम हो जाना चाहिए 2 पार्टीज। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज ए एन। हर वादा और वादे का हर एक सेट या फिर समूह कह सकते हैं एक दूसरे के लिए विचारणीय है। संविदा, समझौता, प्रस्ताव, स्वीकृति, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, ऑफर, एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको संविदा, यहाँ पर अनुबंध भी लिखा हो सकता है, संविदा या अनुबंध दोनों एक ही होगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हर वचन या वचनों का जो एक समूह होता है जो कि एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन होता है, एक दूसरे के लिए प्रतिफल उत्पन्न करता है, तो यहाँ पर वो क्या बन जाएगा, वो बन जाता है समझौता या फिर एग्रीमेंट बन जाता है। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और वही एग्रीमेंट जब लॉ के अंडर में या फिर लॉ के द्वारा क्या होता है, पॉसिबल होता है, परिवर्तनीय होता है, तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपसे सिर्फ प्रॉमिस की बात करी जा रही होगी, वचन की बात की जा रही होगी, तो वहां पर जो बनेगा वो क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है, समझौता बनता है या फिर ठहराव बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ वाइड सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अनुबंध को भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा डैश के तहत कानून द्वारा लागू करने योग्य समझौते के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ पर आपको सेक्शन बतानी है कि किस सेक्शन में जो ये एक डिफिनेशन है, कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये क्या है, एक डिफिनेशन दे रखी है, कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनेशन है। तो ये डिफिनेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कौन से सेक्शन में दे रखी है, कुछ नहीं पूछ रहा है। सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ, सेक्शन 2 सबसेक्शन एच और सेक्शन 2 या फिर सबसेक्शन आई। अब यहाँ पर सेक्शन तो 2 है, ये कंफर्म हो गया। सब सेक्शन कौन सा है, ये मेन क्वेश्चन है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो सेक्शन 2 सबसेक्शन एच है उसमें इसकी डिफिनेशन दे रखी है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या है, तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वैध अनुबंध
स्वतंत्र सहमति से बनाए गए हैं, सक्षम व्यक्तियों द्वारा बनाए गए हैं, वैध विचार और वैध उद्देश्य है। उपरोक्त सभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, तो इसमें कई तरह के रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि कितने तरह के होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मैंने भी पढ़ाया है कि थ्योरी वीडियोस भी पढ़ी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ पर थ्योरी भी पूरी कंप्लीट आपको मिल जाएगी। वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट के बहुत अलग अलग टाइप्स हैं, तो यहाँ पर जो वैध अनुबंध होता है, वैध अनुबंध एक ऐसा अनुबंध होता है जिसमें कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। आर मेड बाय फ्री कॉन्सेंट, सही है कि जो सहमति है, जो कंसेंट है वो स्वतंत्र होना चाहिए, किसी तरह के दबाव द्वारा नहीं मिला हो। आर मेड बाय कॉम्पिटेंट पार्टीज, यानी कि जो सक्षम व्यक्ति हैं। आपने एक चैप्टर उसमें ये भी है कि कौन व्यक्ति जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल या योग्य माने जाते हैं, कौन नहीं माने जाते हैं। तो सक्षम होना चाहिए, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल है, दिवालिया ना हो, ये सारी चीजें आती हैं। हैव लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी इसका उद्देश्य भी लॉफुल होना चाहिए और प्रतिफल भी लॉफुल होना चाहिए, दोनों के लिए। तो यहाँ पर ये तीनों ही पॉइंट्स आ जाते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स, एक अनुबंध बनाता है, इसके पक्षकारों के अधिकार और दायित्व, इसके लिए पक्षकारों के दायित्व, इसके पक्षों के बीच आपसी समझ, पक्षकारों के पारस्परिक कानूनी अधिकार और दायित्व। कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो क्या क्रिएट करता है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज टू इट, ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज टू इट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज टू इट, म्यूचुअल लॉफुल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज टू इट। कि एक अनुबंध जो होता है वो क्या क्रिएट करता है, क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करिए कि क्या होता है, सिर्फ राइट्स होते हैं या फिर राइट और दायित्व दोनों होते हैं, सिर्फ दायित्व होते हैं, क्या इसका आंसर जो होगा सही होगा, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एग्रीमेंट ऑफ ए प्योरली डोमेस्टिक नेचर द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट, विशुद्ध रूप से घरेलू प्रकृति के समझौतों में पार्टियों का इरादा कानूनी संबंध बनाने का होता है। न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार साबित किया जाना चाहिए, अस्तित्व में माना जाता है, विचार की सीमा तक आवश्यक है। विचार या फिर इसे पत्थर कह सकते हैं, बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई एग्रीमेंट जो कि आपका जो समझौता या ठहराव होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो प्योरली डोमेस्टिक नेचर का है, घरेलू प्रकृति का है, तो वहाँ पर जो उसका इंटेंशन है पार्टीज के बीच में किस तरह की लीगल पार्टनरशिप या फिर लीगल रिलेशन क्रिएट करने का होता है। टू बी प्रूव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट परसूम टू एग्जिस्ट रिक्वायर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ कंसिडरेशन नॉट रिलेवेंट एट ऑल। तो किस तरह का होता है ये हो जाएगा टू बी प्रूव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट में सही उसको या फिर माना जाए, न्यायालय उससे संतुष्ट होता हो, कोर्ट में उसको सही माना जाए या फिर न्यायालय उससे संतुष्ट होता हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डैश इज फॉरबिडन बाय लॉ, डैश कानून द्वारा निषिद्ध है। वैध अनुबंध, अवैध समझौता, रद्द करने योग्य अनुबंध या फिर अपरिवर्तनीय अनुबंध। यहाँ पर बायडेबल, इसको व्यर्थनीय भी कहेंगे, अगर यहाँ पर व्यर्थनीय अनुबंध भी लिखा हो सकता है, या फिर रद्द करने योग्य अनुबंध। यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इसमें से अनुबंध है या फिर जो क्या कौन सा समझौता है जो कानून द्वारा निषिद्ध है, पूरी तरह से इसको फॉरबिडन कर दिया गया है, वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अवैध समझौता होता है, इलीगल एग्रीमेंट होता है, जो लीगल है ही नहीं, इस तरह का एग्रीमेंट किया गया जो कि गलत, जैसे किसी को व्यापार करने से रोकना, कोई अपना एक सही चीज का जो कि कानून की दृष्टि से सही है उसका व्यापार करना चाह रहा है, बिजनेस करना चाह रहा है, उसको रोका जा रहा है और उसको रोकने के लिए कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है, तो क्या है वो पूरी तरह से इलीगल हो जाएगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और वैध अनुबंध कौन से होते हैं, मैंने समझ ही लिया, जो कि फ्री कंसेंट जहाँ पर होता है, जहाँ पर किसी का दबाव न डाला जाए, जो कि योग्य पक्षकार होने चाहिए, प्रतिफल कंसिडरेशन होना चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में, और जो ऑब्जेक्ट है उसका वो लॉफुल होना चाहिए, तो वो वैध हो जाते हैं। व्यर्थनीय क्या होते हैं, व्यर्थनीय या फिर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि इस तरह मतलब जिसमें दो पक्षकार हैं, कोई एक पक्षकार जो चाहे अगर तो वो उसको परिवर्तनीय करवा सकता है, यानी कि इन्फोर्स करवा सकता है, या ना चाहे तो नहीं करवा सकता उस एक पक्षकार या और एक पक्षकार वो कौन सा होगा जो कि पीड़ित होता है, वो पीड़ित पक्षकार जिसके साथ जो है फ्रॉड किया गया है या उसको फ्री कंसेंट नहीं लिया गया है, किसी तरह का दबाव डाल के उसका कंसेंट लिया गया, तो वो चाहे तो तुरंत नहीं कराए, इन्फोर्स करवाए उस एग्रीमेंट को, चाहे तो ना करवाए। तो यहाँ पर वो हो जाते हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और अपरिवर्तनीय अनुबंध कुछ ऐसे होते हैं जो कि कानून की दृष्टि से ही नहीं करवाए जा सकते, तो वहाँ पर वो जो है कोई तरह से गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो कानून द्वारा निषिद्ध है इलीगल एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट ही इलीगल होगा, एग्रीमेंट ही नहीं होगा, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट तक बात ही नहीं आएगी। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरह का एक क्वेश्चन और बनता है कि सभी अनुबंध क्या होते हैं, सभी अनुबंध ठहराव होते हैं लेकिन सभी ठहराव अनुबंध नहीं बनते, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आधा पूछा जाता है, बाकी आपको जोड़ना होता है कि होते हैं नहीं होते सकते हैं, तो उस तरह से आपको देखना।
तो एक बात क्लियर समझ में आती है इससे कि जितने भी अनुबंध होते हैं वो पहले ठहराव होंगे, तभी वो अनुबंध में आगे जाकर के चेंज होंगे, इन्फोर्स हो पाएंगे। लेकिन अगर ठहराव ही गलत हो जाएगा, लीगल हो जाएगा, तो अनुबंध नहीं बन पाएगा। तो सभी अनुबंध क्या होते हैं, ठहराव होंगे, लेकिन सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। तो ये किस तरह का हो जाएगा, ये हो जाएगा इलीगल एग्रीमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बीट हिज बिजनेस कॉम्पिटिटर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ए अपने व्यापारिक प्रतिस्पर्धी को हराने के लिए बी के साथ अनुबंध करता है, ये एक उदाहरण है। वैध अनुबंध का, अवैध समझौते का, व्यर्थनीय अनुबंध का, अपरिवर्तनीय अनुबंध का, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, इलीगल एग्रीमेंट का, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का। ए जो है, एक व्यक्ति है, वो बी के साथ क्या कर रहा है, बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि जो ए का कंपटीटर है, ए का कोई कंपटीटर है, मान लीजिए ए का कंपटीटर है सी, दोनों एक ही तरह का बिजनेस कर रहे हैं, और तो ए जो है वो सी का कंपटीटर हो जाएगा। तो ए बी के साथ क्या कर रहा है, एक अनुबंध कर रहा है कुछ तरह का, जिससे कि वो अपने प्रतिस्पर्धी को हरा सके, उसको बीट कर सके। तो ये क्या माना जाएगा, क्या अभी जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, तो दोनों बिजनेस ही तो हुए, दोनों बिजनेस कर रहे हैं अपना। अब लेकिन ए चाह रहा है कि वो जीत जाए, सी हार जाए, तो उसके लिए वो एक अनुबंध कर रहा है। तो अनुबंध किस तरह का हो जाएगा, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, तो वो अनुबंध हो जाएगा इलीगल एग्रीमेंट। तो किसी को भी बिजनेस करने के लिए, व्यवसाय से रोकने के लिए जो एग्रीमेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इलीगल माने जाते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज मेड बाय वर्ड्स रिटन, डैश लिखे हुए शब्दों से बनता है, स्पष्ट अनुबंध, गर्भित अनुबंध, सूचित अनुबंध, गैर कानूनी अनुबंध, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टैक्टिक कॉन्ट्रैक्ट या फिर अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर जो एक स्पष्ट रूप से लिखे हुए शब्दों में होता है, तो वो कौन सा होता है, उसे कहा जाता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, स्पष्ट अनुबंध, यानी कि क्लियरली मेंशन होता है या साफ साफ लिखा होता है कि किस तरह का अनुबंध हम कर रहे हैं। और एक ऐसा अनुबंध जो कि जहाँ पर पूरी तरह से आप जो है ये व्यक्त नहीं कर रहे हैं कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप चुप हैं, कोई आपके सामने कोई प्रपोजल रख रहा है, आप चुप हैं, आपने कुछ नहीं कहा, उसमें आपका भी कंसिडरेशन है, आपका सब कुछ है, तो वहाँ पर, और वो लीगल भी है, तो कभी कभी उसको आपकी मौन स्वीकृति भी मान लिया जाता है, तो यहाँ पर उसे गर्भित माना जाता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। लेकिन जब स्पष्ट शब्दों में सामने वाला आपके सामने कोई प्रपोजल रख रहा है, आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, लॉफुल है, कंसिडरेशन है, सब कुछ है, तो वहाँ पर वो क्या हो जाता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन इज, समझौता जिसका अर्थ अनिश्चित हो, व्यर्थ, वैध, व्यर्थनीय, अवैध, वाइड, वैलिड, वर्डेबल, इलीगल। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक इस तरह का एग्रीमेंट जिसका जो अर्थ है, मीनिंग है, वो अनिश्चित है, क्लियर नहीं है, क्लियरली नहीं बताया गया, तो वो क्या हो जाता है, वो व्यर्थ होता है, वाइड होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कोई इस तरह का अनुबंध किया जाए जिसका होना या करना ही गलत है कोई तरह से, तो उसको हम व्यर्थ अनुबंध मानते हैं, या शून्य अनुबंध कहा जाता है, एग्रीमेंट कहा जाता है, तो उसको हम शून्य समझौता या शून्य एग्रीमेंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप रेज प्रीसम्पशन ऑफ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सकारात्मक प्रभाव का अनुमान लगाता है, पेरेंट्स एंड चाइल्ड, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, गुरु एंड डिसिपल, गार्जियन एंड वर्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा रिलेशन है जो कि कानून के द्वारा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस को दिखाता है या पॉजिटिव सकारात्मक संबंध को दिखाता है। इस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे तीनों ही ऐसे रिलेशन होते हैं, पेरेंट्स एंड चाइल्ड का भी, रिलीजियस स्पिरिचुअल जो होते हैं उनका भी, गार्जियन या फिर वार्ड्स गार्जियन, या फिर वार्ड कौन होता है, जैसे कि कोई बच्चा ऐसा है जो अनाथ है, जिसके माता पिता नहीं हैं, तो वहाँ पर वो उसकी संपत्ति को या उसको किसी दूसरे व्यक्ति के जिसके भी उसमें दिया जाता है, वो उसका प्रतिनिधि एजेंट की तरह काम करता है, तो वहाँ पर उसको गार्जियन या फिर वार्ड बोला जाता है। तो यहाँ पर तीन ही हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू माइनर एंटरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, नाबालिग के अनुबंध में शामिल होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, किसी नाबालिग के साथ या उसके द्वारा किया गया समझौता शुरू से ही अमान्य है, एक नाबालिग अनुबंध का लाभार्थी हो सकता है, यहाँ पर अवयस्क भी लिखा हो सकता है, नाबालिग को अवयस्क भी कहते हैं, अवयस्क भी लिखा हो सकता है, लाभार्थी के रूप में नाबालिग या फिर अवयस्क को शामिल करने वाले अनुबंध को तीसरे पक्ष के विकल्प पर लागू किया जा सकता है, एक नाबालिग वयस्क होने पर अनुबंध की पुष्टि नहीं कर सकता है।
An agreement with or by a minor is valid. A minor can be a beneficiary of a contract. The contract involving a minor as a beneficiary may be enforced at the option of the third party. A minor cannot ratify a contract on attaining majority. यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो एक, अगर हम बात माइनर की कर रहे हैं, कोई माइनर है, कोई अवयस्क व्यक्ति है, अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कोई कर रहा है, तो वहां पर उसके बारे में यहाँ पर कौन सा जो 4 पॉइंट है उसमें से गलत होगा या फिर फॉल्स होगा। तो यहाँ पर कौन सा होगा? पहला पॉइंट जो कह रहा है कि अगर किसी अवयस्क के साथ या फिर नाबालिग के साथ कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वो शून्य होता है, शुरू से ही सही है। किसी भी नाबालिग के साथ या अवयस्क के साथ अगर आप कोई समझौता कर रहे हैं तो वहां पर उसको कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए वो समझौता क्या होगा? शून्य होगा। दूसरा का है a minor can be a beneficiary of a contract. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो माइनर जो होता है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में लाभार्थी हो सकता है, उसको कोई किसी भी तरह का जो हित होगा या प्रॉफिट होगा वो मिल सकता है। फिर जो सी पॉइंट कह रहा है कि जो लाभार्थी के रूप में जो अवयस्क को शामिल किया जाएगा वो अनुबंध को तीसरे पक्ष के विकल्प पर लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये वाला जो सी पॉइंट है वो गलत हो जाएगा, तीसरे पक्ष के विकल्प पर लागू नहीं किया जा सकता, तो यही हो जाएगा आपका फॉल्स स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर देख लेते हैं डी वाला, अ माइनर कैन नॉट रेटिफाई। यहाँ पर ये जो कह रहा है कि अगर जो नाबालिग है व्यक्ति, अभी वो अनुबंध कर रहा है, बाद में अगर वो जब बालिग हो जाएगा यानी 18 ईयर्स के अब हो जाएगा तो वो अपने पहले किए हुए अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट को बाद में पूरा कर सकता है। तो ऐसा नहीं है, अगर उसने पहले जो किया है नाबालिग होने पर या अवयस्क होने पर जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, अनुबंध किया होगा, उसकी पुष्टि वो बाद में नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो सी वाला पॉइंट है वो करेक्ट जो है इनकरेक्ट है, बाकी जो तीनों हैं वो करेक्ट दे रखे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग कैश फ्रॉम ATM सेल बाय फॉल ऑफ हैमर एट एन ऑक्शन सेल ETC आर एग्जाम्पल ऑफ। ATM से नकदी निकालना, नीलामी में हथौड़े से मारकर बिक्री करना आदि इसके उदाहरण हैं। स्पष्ट अनुबंध के, गर्भित अनुबंध के, सूचित अनुबंध के, गैर कानूनी अनुबंध के। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, टैक्टिक कॉन्ट्रैक्ट या फिर अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो हम ATM से कैश निकालते हैं या फिर जब ऑक्शन हो रहा होता है, नीलामी हो रही होती है, आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, फिल्म में देखा होगा, सीरियल में देखा होगा, या हो सकता है किसी ने सामने से भी देखा हो। तो वहां पर क्या होता है कि जब डील पूरी कंप्लीट हो जाती है तो वहां पर उसके बाद वो हैमर से जो होता है सेल को कंफर्म कर देते हैं कि हाँ ये इस व्यक्ति ने ऑक्शन में इस चीज को ले लिया है। तो वहां पर ये सारा जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल होगा? तो किस तरह का हो जाएगा? वो हो जाता है एम्प्लॉयड, गर्भित। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ, क्योंकि जब आप ATM से निकाल रहे होते हैं तो दूसरी साइड कोई व्यक्ति नहीं होता है, आपने अपने ही उस पर जो भी चीजें होती हैं उसमें इनपुट करी, जो भी वो क्वेश्चन पूछता है वो सारे आंसर्स दे करके इनपुट करा और उसके बाद आपने बैलेंस अपना निकाला। तो आप पूरी तरह से आप ही अकेले वहां पर काम कर रहे हैं, दूसरा सामने कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए वो क्या है, कहाँ का गर्भित अपनी सहमति वो दे रहा है। जो ATM मशीन है एक तरह से ही समझ लीजिए। तो एक आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ one-sided contract in which only one party has to perform his promissory obligation. डैश एक तरफा अनुबंध है जिसमें केवल एक पक्ष को अपना वादा करता दायित्व पूरा करना होता है। शून्य अनुबंध, अवैध समझौता, एक तरफा अनुबंध, द्विपक्षीय अनुबंध। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सिर्फ एक पक्ष ही जो है वो अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा है, क्योंकि तो दोनों के लिए होता है। जैसे एक साइकिल है, अगर A ने वो साइकिल B को बेची, A ने वो साइकिल B को क्या करी, सेल करी है 10,000 रुपए में, मान लीजिए 10,000 रुपए में वो साइकिल उसने B को सेल करी, तो अब क्या होगा, जो A होगा उसको ये 10,000 का अमाउंट मिलेगा और जो B होगा उसको साइकिल मिलेगी। अब A ने तो साइकिल दे दी B को, लेकिन B ने क्या किया, उसको 10,000 रुपये अभी नहीं दिए हैं, तो A ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया साइकिल देने का। तो यही क्वेश्चन है पूछ रहा है आपसे कि अगर एक पार्टी अपना प्रॉमिस को पूरा कर देती है तो वो उस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या कहलाता है, उसे कहते हैं उसे कहा जाता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, एक तरफा अनुबंध। और जब दोनों कर लेंगे यानी कि जब B भी दे देगा उसको, तो क्या हो जाएगा, द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज अ एन डैश। सभी अनुबंध एक डैश है, प्रस्ताव, समझौता, स्वीकृति, लेन देन। सभी अनुबंध क्या है, अभी मैंने समझाया था, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत इजी सा है आंसर। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, सब लोग कमेंट नहीं करते, आप सब लोग आंसर कमेंट जरूर क्या करिए, और ये भी बताइएगा इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोग के करेक्ट हुए। तो ये क्या है आप लोग मुझे बताइए, बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a dash is every promise and every set of promises forming consideration for each other
एक डैश हर वादा और वादों का हर सेट जो एक दूसरे के लिए विचार बनता है, प्रस्ताव, समझौता, स्वीकृति, लेन देन। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो चीज क्या कहलाती है जो कि प्रत्येक या जो प्रॉमिस है या फिर जो सेट ऑफ प्रॉमिसेस होते हैं एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बनाते हैं, वो चीज क्या कहलाती है। तो यहाँ पर वो क्या हो जाता है, वो एग्रीमेंट होता है, समझौता बनता है। इस डिफिनेशन को भी हम लोगों ने पहले क्वेश्चंस में कई बार रिपीट भी किया गया है कि जो प्रॉमिस या प्रॉमिसेस का सेट होता है, सबसे पहले जो इसकी सीढ़ी होती है वो कोई प्रपोजल रखा जाता है, सामने वाला एक्सेप्ट करता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिसेस जब दोनों तरफ से होते हैं और दोनों पे एग्री करते हैं, उसमें प्रतिफल होता है, दोनों के लिए कंसिडरेशन होता है, जैसे कि साइकिल और अभी पैसों का जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया, वो कंसिडरेशन था दोनों के लिए, लॉफुल है पूरी तरह से, ऑब्जेक्ट लीगल है, तो उसके बाद वो सेट क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे समझौता या फिर एग्रीमेंट बन जाएंगे, ठहराव बन जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज डैश। कानून द्वारा लागू किया जाना है प्रत्येक समझौता या फिर ठहराव और वचन या वादा डैश है। प्रस्ताव, अनुबंध, स्वीकृति, प्रतिफल। अब क्या बन जाएगा, अब ये जो एग्रीमेंट है वो एनफोर्स कराया जा सकता है लॉ से, तो वतनी है तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ये एग्जाम में आएंगे, आपको लग रहे होंगे थोड़ा इजी, लेकिन ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन सब बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।